गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम लोग परागण की क्रिया क्या होती है इसको समझेंगे और कैसे पुष्पों में परागण की क्रिया होती है ये भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं परागण। परागण को इंग्लिश में पॉलिनेशन कहते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो परागण है, ये परागण की क्रिया क्या होती है। देखो, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि पुष्प के नर अंग कौन से होते हैं और मादा जनन अंग कौन से होते हैं। देखो, ये जो होता है इसको एंथर कहते हैं और दिख रहा है, एंथर में पराग कण होते हैं और यही जो पराग कण हैं ये पुष्प के नर युग्मक होते हैं। नर युग्मक। और ये जो बताया था सुराहीनुमा भाग, ये होता है पुष्प का मादा जनन अंग। तो इसमें ये जो ऊपर स्टिग्मा, ऊपरी भाग इसका होता है, इसको स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा मतलब इसकी हिंदी होती है वर्तिकाग्र। और वर्तिकाग्र के ऊपर एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता रहता है, निकलता रहता है। अब होता क्या है, हम आपको परागण समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पराग कोश से, ये जो पराग कोश हैं, पराग कोश से पराग कणों का ये पराग कण छोटे छोटे हम दिखा रहे हैं। पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। नहीं समझ में आया? पराग कोश से पराग कणों का निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण की क्रिया कहते हैं। यह हो गई परागण की क्रिया। अब हम इसके बाद देख लेते हैं कि परागण जो है वो कितने प्रकार का होता है। परागण कितने प्रकार का होता है? तो परागण दो प्रकार का होता है। परागण की क्रिया दो प्रकार की होती है। एक होती है स्वपरागण, और दूसरी होती है पर परागण। स्वपरागण और पर परागण। तो परागण की क्रिया दो प्रकार की होती है, स्वपरागण और पर परागण। अब हम देख लेते हैं कि स्वपरागण क्या होता है और पर परागण क्या होता है। देखो, सबसे पहले हम स्वपरागण को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस चित्र के माध्यम से आप लोग देखेंगे। देखो, किसी पौधे में जो पुष्प लगे होते हैं, उस पौधे के पुष्प के पराग कोश से पराग कण निकलकर यदि उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाते हैं, किसी पौधे के पुष्प के पराग कोश से पराग कण निकलकर यदि उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं, तब इसे स्वपरागण की क्रिया कहते हैं। या फिर उस पौधे के किसी पुष्प से पराग कण निकलकर उसी पौधे के किसी वर्तिकाग्र, किसी भी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, किसी भी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, तो इसे भी स्वपरागण की क्रिया कहते हैं। देखो, किसी पौधे के किसी पुष्प से पराग कण निकलकर यदि उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर, यानी उसी पौधे के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएं, या फिर उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएं, तब इसे स्वपरागण की क्रिया कहते हैं। अब देख लेते हैं कि पर परागण क्या होता है। यदि किसी दूसरे पौधे का मतलब उसी जाति के, यदि उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प
के पराग कोश से पराग कण निकलकर उसी जाति के दूसरे पौधे की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं किसी माध्यम द्वारा, तो इसे परपरागण कहा जाता है। तो इसे परपरागण कहा जाता है। अब अगर हम सरल भाषा में देखें तो यदि परागण की क्रिया उसी पौधे के पुष्प में हो रही है तब इसे स्वपरागण कहते हैं, और यदि परागण की क्रिया उसी जात के दूसरे पौधे के द्वारा हो रही है, दूसरे पौधे के पुष्प द्वारा हो रही है, तो इसे परपरागण कहते हैं। अच्छा, और एक महत्वपूर्ण बात कि परागण की क्रिया सदैव सजातीय पौधों में होती है। ऐसा नहीं है कि आम में बबूल का परागण होगा या फिर केले में बेर का परागण हो जाएगा, ऐसा नहीं। सरसों में सरसों से ही परागण होगा, आम में आम से ही परागण होगा। लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब आगे देखते हैं जो परागण है वो कितने माध्यम द्वारा होता है, मतलब परागण के लिए कौन कौन से माध्यम होते हैं। जैसे ये जो पराग कण है इनको जाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी माध्यम की, किसी साधन की जरूरत होती है, क्योंकि इनमें पैर तो होते नहीं कि अपने आप चले जाएंगे, तो कोई न कोई माध्यम तो होगा। कैसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे ये आगे देख लेते हैं। ये इस चार्ट के माध्यम से हम लोग परागण को समझते हैं। देखो, परागण को दो भागों में बांटा गया, एक स्वपरागण, एक परपरागण। अच्छा, स्वपरागण में माध्यम की जरूरत नहीं होती है, ज्यादातर माध्यम की जरूरत स्वपरागण में नहीं होती है, क्योंकि ये पुष्प जो हैं एक दूसरे के नजदीक होते हैं, इसलिए इसमें माध्यम की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो परपरागण है इसमें माध्यम की जरूरत होती है, माध्यम आवश्यक होता है। नहीं, इनमें परपरागण में एक पुष्प से दूसरे पुष्प की दूरी अधिक होती है, तो एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर परागकण कैसे पहुंचेंगे, इसलिए माध्यम इसमें आवश्यक है। तो स्वपरागण में देख लेते हैं कि किसमें होता है स्वपरागण। इसके उदाहरण ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो कनकौवा और खट्टी बूटी में स्वपरागण होता है। उसके बाद आते हैं परपरागण में। परपरागण देखो कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। परपरागण 4 प्रकार से होता है, यानी इसके 4 माध्यम होते हैं। नंबर 1 वायु परागण, 2 है जंतु परागण, जल परागण, कृत्रिम परागण। अच्छा, वायु परागण क्या है? वह परागण जिसका माध्यम वायु होती है, वायु परागण होता है। ऐसा परागण जो जंतुओं द्वारा संपन्न होता है, जंतु परागण होता है। ऐसा परागण जिसका माध्यम जल होता है, तो ऐसे परागण को जल परागण कहते हैं। और कृत्रिम परागण, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, मतलब मनुष्य द्वारा किया जाता है। ये कृत्रिम परागण जो है मनुष्य द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को परागकण ले जाए जाते हैं इच्छा अनुसार। अच्छा, अब देखो वायु परागण किसमें होता है? मक्का और चीड़ में वायु परागण होता है। उसके बाद फिर हम आते हैं जल परागण पर। जल परागण किसमें होता है? बैलिस्नेरिया और हाइड्रिला में जल परागण की क्रिया होती है। ये इनके उदाहरण लिख दिए मैंने। कृत्रिम परागण मनुष्य द्वारा होता है ये। आगे देखते हैं कि जंतु परागण है, इसको फिर 5 भागों में बांट दिया गया है। कीट द्वारा, पक्षी द्वारा, घोंघा द्वारा और चमगादड़ द्वारा, गिलहरी द्वारा और हाथी द्वारा। तो देखते हैं कि कीट परागण किसमें होता है? सैल्विया, मटर और अंजीर। सैल्विया, मटर और अंजीर में कीट परागण होता है। पक्षियों द्वारा परागण किसमें होता है? बिगनोनिया और सेमल में। बिगनोनिया और सेमल में पक्षियों द्वारा परागण की क्रिया होती है। फिर घोंघा द्वारा किसमें होता है? जमीकंद और सर्पपादप में घोंघा द्वारा परागण होता है। चमगादड़ द्वारा जो परागण होता है उसके उदाहरण है कचनार और कदम। कचनार और कदम में चमगादड़ द्वारा परागण की क्रिया होती है। गिलहरी द्वारा नहसुत के पौधे में, नहसुत का जो पौधा होता है उसके पुष्प में गिलहरी द्वारा परागण होता है। और
संसार का सबसे बड़ा पुष्प जो रेफलेशिया है, उसमें हाथी के द्वारा परागण की क्रिया होती है। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पुष्पों में परागण के बाद अगली क्रिया निषेचन होती है। जब पराग कण नर युग्मक पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, तब आगे की जो क्रिया होती है वो निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया को हम अगले वीडियो में आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।